किसी अनजान शख्स से बात करने से पहले देख लो कि वो इंसान ठीक तो है ना। डायरेक्टली ऐसे किसी से बात ना करें। ऐसा करने से शायद आपकी जान को खतरा हो सकता है। ये कहानी जिसकी है, जो कहानी सुना रहा है, ये बंदा यूएस गया हुआ था। वहां एक कैफे में बैठा कॉफी पी रहा था। इसके सामने वाली टेबल पर कोई दूसरा इंसान जो कॉफी का ऑर्डर देके बैठा हुआ था और इसे लगा वो इंडियन है। और वैसे भी हम इंडियन थोड़ा अलग तरीके से दिख जाते हैं। इसने देखा कि उसने कई सारे ताबीज गले में पहने हुए हैं, हाथों में भी ताबीज भरे हुए हैं। अब इंडिया में आप ऐसे किसी को देख लो तो लगता है कि नॉर्मल है, हाँ ठीक है, लेकिन यूएस के अंदर कोई ऐसा दिखे जो ताबीजों से भरा हुआ है तो शायद आप भी जानना चाहोगे कि आखिर चक्कर क्या है, इतने सारे ताबीज क्यों पहने हुए हैं इसने। अब ये जो बंदा था, इसका सारा ध्यान उस ताबीज वाले पर, बस उसे देखे जा रहा था। इस चक्कर में कॉफी भी ठंडी हो गई। इससे रहा नहीं गया, उसके पास जाकर बात करता है। बोलता है, मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूं और मैं रह नहीं पा रहा था। आप बुरा मत मानना, बस इतना पूछना चाहता हूं कि आपने यहाँ पे इतने सारे ताबीज क्यों पहने हुए हैं। मेरा मतलब अगर इंडिया में मुझे कोई ऐसे दिखता तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, पर आप यहाँ यूएस में इतने सारे ताबीज बांध के बैठे हुए हैं, कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही ना। वो बंदा जिसने ताबीज पहने हुए थे वो हंसने लग गया। बोला कि बहुत बड़ी बात है, छोड़ो आप क्या करोगे सुन के। तो ये इंसान बोलता है, सर अगर आप बुरा ना मानो तो मुझे बता दो, नहीं तो आज की रात में सो नहीं पाऊंगा। उसने बोला कि एक लंबी कहानी है, शायद आपके पास टाइम नहीं होगा। इसने बोला, मेरे पास बहुत टाइम है, अगर आप नहीं बताओगे तो मुझे कभी पता नहीं चल पाएगा। अगर आप बताएंगे तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, यहीं आपके साथ बैठ जाता हूँ। ताबीज वाले ने भी बोला कि ठीक है। दोबारा कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और बातचीत शुरू हुई। ताबीज वाले बंदे ने बताया कि शायद आप इस कहानी पे विश्वास ना करो, लेकिन आज से करीबन 10 साल पहले मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी वारांगले से। ये तेलंगाना में है। मेरा 4th ईयर था और प्लेसमेंट हो चुका था इन्फोसिस बेंगलुरु में। मैं करीबन 3 साल बाद घर जा रहा था। फर्स्ट ईयर में घर गया था, उसके बाद दोबारा घर नहीं गया। मेरा प्लेसमेंट जो था वो फरवरी में हुआ था और जो ज्वाइनिंग थी वो जुलाई में। इस बीच का जो टाइम था, ये जो कुछ महीने थे, मैंने सोचा कि घर वालों के साथ थोड़ा समय बिताया जाए। मैं आगरा का रहने वाला हूँ। वापस आया तो घर वाले बहुत खुश हुए। सब खुश थे कि लड़का 3 साल बाद घर वापस आया है, ऊपर से प्लेसमेंट भी हो चुका था। मैं अकेला बच्चा हूँ अपने पेरेंट का और घर भी हमारा ठीक ठाक है। 2 फ्लोर हैं, नीचे मम्मी पापा रहते हैं और ऊपर मेरा ठिकाना था। अब जब इतने टाइम बाद घर वालों से, यार दोस्तों से मुलाकात होती है तो बहुत सारा टाइम उसी में चला जाता है। ये करते करते रात हो गई। घर आके खाना खाया और रूम में चला गया। ऊपर जो रूम की बालकोनी थी वो बाहर की तरफ निकलती थी। मुझे स्मोकिंग का शौक भी था। वो बालकोनी में आया और स्मोक करने लगा। इसी दौरान नज़र एक साइड वाली बालकोनी पर पड़ी जहां एक लड़की खड़ी थी। उसे देखा, बात तो कुछ हुई नहीं, बस अपने रूम में जाके सो गया। अगले दिन सुबह उठा, नाश्ता वगैरह किया और फिर बालकोनी में आया। दूसरी साइड आज भी वही लड़की खड़ी थी। इस तरह से जब भी बालकोनी में जाता उस लड़की से नजरें मिल जाती। ना वो मुझसे कुछ कहती, ना मैं उससे कुछ बोलता। दोनों की नजरें मिलती बस, और फिर चले जाते। अब इस तरह से कोई रोज रोज दिखे तो बात तो हो ही जाती है। वो दोनों आपस में बात करने लगे। अब इनकी बातचीत चलती रही। रोज रोज की बातों से इनका अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ बढ़ता गया। ऐसा चलते हुए कुछ महीने पता नहीं कब बीत गए, कुछ पता नहीं चला। उसकी ज्वाइनिंग की डेट नज़दीक आ रही थी। उसने उस लड़की को बताया कि मेरी ज्वाइनिंग है और मैं जा रहा हूँ और शायद अब 6-7 महीने बाद ही आऊँगा, तब तुमसे मिलूँगा, ख्याल रखना अपना। उसकी फ़्लाइट सुबह जल्दी की थी तो रात को वो जल्दी सो गया। उसने सुबह अपनी फ़्लाइट ली और थोड़ी देर में बेंगलुरु भी पहुंच गया। कंपनी की तरफ से उसे रहने के लिए फ्लैट मिला था।
वो वहां गया और उसने ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज पूरी की। दिन उसका वहां कंपनी में जान पहचान करवाते हुए निकला। शाम हुई और वो अपने फ्लैट पहुंचा। बहुत थक चुका था। फ्लाइट से सीधे ऑफिस और फिर दिन भर का काम, थक जाता है इंसान। अब सोने के बाद जब अगले दिन वो उठा तो उसे लगा कि जहां वो सोया था वो वहां नहीं है। उसने उठ के चारों तरफ देखा तो वो अपने आगरा वाले घर में था। उसे लगा कि उसका वहम है। खुद को ठीक से जगाया और फिर दोबारा यहाँ वहां ध्यान से देखा, पर तब भी वही। ये बात थोड़ी अजीब सी लग सकती है, कई लोगों को तो यकीन भी ना आए। वो उठ के बाहर गया तो वो वहीं आगरा में था, अपने घर पे। वो सोया बेंगलुरु में और उठा आगरा में। नीचे उतरा तो उसके मम्मी पापा भी वहीं खड़े थे। घर वाले भी डर गए कि तू यहाँ कैसे, जब तेरे को जाना ही नहीं था तो बहाने मार के क्यों गया था। उसने बताया, नहीं, मैं बेंगलुरु गया था और मैंने ऑफिस भी ज्वाइन किया था। मुझे नहीं पता चला मैं यहाँ कैसे पहुंचा। आप मेरी फ्लाइट्स की टिकट देख लो। मैं ऑफिस गया था और ज्वाइनिंग भी की थी। आप चाहे तो ऑफिस पता करके पूछ लो। अब ऐसा कैसे हुआ कि वो बेंगलुरु में सोया और उठा आगरा में, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेंगलुरु में सोया और आगरा में उठा। घर वालों ने कहा, क्या तुझे हम पागल दिखाई देते हैं? ये बात उसके घर वाले नहीं मान रहे थे। ऐसे कौन मानता है यार, आप भी नहीं मान रहे होगे अभी। घर वाले बोले कि बेटा इतनी उम्र गुजार दी, हमें पागल मत बना, कम से कम। नहीं जाना तो कोई बात नहीं, तू मत कर जॉब, कोई और काम ढूंढ लेना। तो वो बोला, मुझे जॉब करनी है पापा। क्यों नहीं करूंगा जॉब? जॉब के लिए ही तो मैंने इतने साल पढ़ाई की है। पर आप लोग मेरी बात का विश्वास करो। इतनी जिद के बाद घर वाले बोले, ठीक है, हम तेरी बात का विश्वास करते हैं। अच्छा ये बता, अब तेरे को जाना है वापस? उसने कहा, हाँ। तो चलो टिकट्स करवाओ। वो बोला, ठीक है, पर पहले मुझे ऑफिस में बात करनी है। उसने फोन लगाया अपने बॉस को और उसे भी वही बताया जो घर वालों को बताया था। बॉस बोला, अबे पागल है क्या? तेरे को नहीं आना ऑफिस? कुछ और बहाना बनाना। ये क्या बहाने बना रहा है? उसके साथ जो हुआ था वो कोई समझ नहीं सकता था, क्योंकि ये तो इमेजिन ही नहीं किया जा सकता कि ऐसा भी हो सकता है। एक बार आप ही सोचो कि आपके साथ ऐसा होगा तो कौन विश्वास करेगा आपकी बातों का। वो कहता कि सर मेरी बात का विश्वास करो, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन यही सच्चाई है। आप चाहे तो मेरे घर वालों से बात करके देख लो। बॉस ने कहा, अच्छा ठीक है, तू कल आ जाना, घर वालों से बात करने की जरूरत नहीं है। तू आगरा में है ना, फ्लाइट मिल जाएगी कल की। कल आ गया तो ठीक, वरना फिर कभी मत आना। अब उसने देखा कि टिकट के जो प्राइस थे ना सेम डे के, वो बहुत ज़्यादा थे, पर उसने टिकट बुक की और पहुंच गया बेंगलुरु। ऑफिस पहुंचा, दिन भर का काम किया, शाम हुई और वही खाना वाना खा के दोबारा सो गया। अगले दिन सुबह जब उठा और फिर से आगरा, उसका दिमाग फिर खराब हो गया कि अबे अब कैसे आ गया मैं यहाँ पे दोबारा। फिर नीचे आया और घर वाले, तू फिर से आ गया या गया ही नहीं? पापा मैं गया था यार, आपने ही तो टिकट बुक करवा के दिए थे। गया था तो वापस क्यों आ गया? बोलता, पापा मुझे भी नहीं पता, मैं ऑफिस गया था और आप फ़ोन करके पूछ लो वहाँ पे। पापा ने फ़ोन किया ऑफिस में, उन्होंने बताया कि ऑफिस आया था। पापा ने कहा, ऑफिस आया था तो आज आगरा वापस कैसे आ गया? घर वालों ने बात की, तेरा चक्कर क्या है? या तो तू कोई बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, कुछ और कर रहा है, यहाँ तेरी इतनी तो सैलरी भी नहीं है। वो कहता कि पापा मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं बेंगलुरु में सोता हूँ तो आगरा में कैसे उठता हूँ, ऐसा मेरे साथ कैसे हो रहा है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बड़ा ही अजीब सा केस था ये। बॉस ने उसको कहा कि तुम रिजाइन कर दो, तुमसे ये नौकरी नहीं हो पाएगी। उसने कहा, सर आप मुझे एक आखिरी चांस दो, मैं कल ही ऑफिस पहुंच रहा हूँ, आप एक दिन और एडजस्ट कर लो बस, ऐसा कभी नहीं होगा दोबारा से। बॉस ने कहा, ठीक है देख ले, कल और। वापस से उसने टिकट करवाई और फिर बेंगलुरु पहुंचा। लेकिन इस बार पहुंचते पहुंचते उसने एक कसम खाई कि जो भी हो जाए मैं रात को नहीं सोऊंगा। अब ऑफिस पहुंच के उसने दिन भर काम किया। शाम का उसने अरेंजमेंट किया हुआ था, मूवीज वगैरह, कॉफी के पैकेट्स, कि आज रात नहीं सोऊंगा। पूरी रात जागा रहा, उसने एक झपकी भी नहीं ली और वो वहीं रहा। लेकिन अत्याचारी नौकरी वो तो करनी ही पड़ेगी ना,
सुबह वही ऑफिस गया, दिन भर काम किया। अब कोई इंसान कब तक नहीं सोएगा। उसने एक दो लोगों को भी ये बात बताई, पर कौन भरोसा करेगा। शाम हुई, घर पहुंचा, लेकिन 2 रात का जागा हुआ आदमी कब तक नहीं सोएगा। उसने बहुत कोशिश की जगह रहने की, पर पता ही नहीं चला वो कब कब में सो गया, कब उसकी आंख लग गई। और फिर अगले दिन वो कहां पर उठा? वहीं आगरा में। अब उसका दिमाग खराब हो गया। उसे लगा कि नौकरी तो बचने से रही। उसने खुद ही अपना रिजाइन टाइप किया और वहां भेज दिया। रीजन भी वही दिया जो हो रहा था। बहुत परेशान था इस बात को लेके। आप खुद सोचो, अगर ऐसा आपके साथ हो जाए तो आपकी क्या हालत होगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब घर वाले भी उसकी बात पर विश्वास करने लगे। पूछा कि क्या हो गया तेरे साथ? वो बोला, मैं आपको कैसे समझाऊं, क्या बताऊं, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा। जब भी मैं वहां सो रहा हूं तो मैं यहाँ आगरा में उठ रहा हूं। घर वालों ने कहा, चल ठीक है, एक पंडित के पास लेके चलते हैं तुझे, देखते हैं कि वो क्या बताते हैं। एक बड़े माने हुए पंडित जी हैं शहर के। ये उनके पास गए, उनको सारी बातें बताई जो हो रहा था। पंडित जी ने बोला, तुम जिस फ्लैट में रह रहे हो ना, उस फ्लैट में गड़बड़ है। वो बोला, क्या गड़बड़ है? उसमें आत्मा का वास है। हाँ, उसमें आत्मा का वास है, इसलिए वहां पर तुम नहीं रुक पा रहे हो। तुम एक काम करो, तुम नौकरी बदल लो, शहर बदल लो अपना। उसने बोला, मैंने तो रिजाइन डाल दिया। पंडित जी बोले, अब देख लो तुम्हें क्या करना है। उसने फिर दोबारा अपने बॉस को फोन किया। उसने कहा कि सर, आपको कैसे समझाऊं, समझ नहीं आ रहा। मैंने अपना रिजाइन आपको भेजा था, लेकिन अगर आप मेरे रेजिग्नेशन की जगह मुझे दूसरे शहर में शिफ्ट कर दो, मेरा ट्रांसफ़र कर दो, तो हमारे पंडित जी ने कहा है कि ये प्रॉब्लम ना हमेशा के लिए सही हो जाएगी। सर प्लीज़ एक चांस दे दो। बॉस बेचारा ठीक था, तो उसने कहा, ठीक है यार, मैं तेरा ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तुझे एक और चांस दे देता हूँ, पर देख ले दोबारा ऐसा ना हो। अब इस बंदे को भी लगा कि पंडित जी ने ऐसे बोला है तो शायद अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब खुशी खुशी माँ बाप का आशीर्वाद लेकर पापा ने कहा कि अब मत आना, बहुत खर्चा हो गया है तेरी टिकट्स में, ध्यान रख अपना, कोई दिक्कत या ऐसी वैसी बात हो तो फ़ोन कर देना। अब जिस दूसरी जगह ये गया, वहाँ उसने ज्वाइन किया। कंपनी ने रहने के लिए फ्लैट दिया। दिन भर काम करने के बाद थक हार के फ्लैट में गया और सो गया। अब जब फिर अगले दिन उठा तो फिर से वहीं आगरा में। अब तो सारी हदें पार हो चुकी थी। दिमाग एकदम खराब कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब कुछ भी चल रहा है। अपने आप ही आगरा में कैसे पहुंचे जा रहा हूं और क्यों भाई। वो उठ के नीचे गया। फिर घर वाले मिले और बोला, मैं गया था और फिर वापस आ गया, सोया वहां और उठा यहां। वो रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, सोया वहां हैदराबाद में था, और जब मैं उठता हूं तो मैं यहाँ पे उठा। आप प्लीज़ मेरी बातों पर विश्वास करो, मैं कब तक नहीं सोऊंगा। उसे लगा कि अब कंपनी में क्या कहूँगा। बॉस को फ़ोन किया, उसके पापा ने रिक्वेस्ट की। इसने बाद में कंपनी भी बदल ली, कई सारी कंपनीज और अलग अलग जगह काम किया, पर कहानी बदली नहीं। अगर तो वो सोया तो वो उठेगा आगरा में ही। उसे लगा कि मैं जॉब नहीं कर सकता अब, तो सब काम छोड़ के आगरा में ही रहने आ गया और यहीं रहने लगा। अब जब वहाँ आगरा में रहने लगा तो ऐसी घटनाएं जो थी वो बंद हो गई। कहीं काम नहीं कर सकता था, आगरा में कोई बड़ी कंपनी भी नहीं थी, तो छोटी मोटी जॉब करके अपना गुजारा करने लगा। तब इस मुश्किल परिस्थिति में उसका बहुत करीबी दोस्त उसने साथ दिया। उसे सब पता था कि इसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। दोस्त ने कहा, देख तेरी सिचुएशन कोई समझ नहीं सकता, पर इतने टाइम से तेरे साथ ऐसा हो रहा है, मतलब तेरी बातों में सच्चाई तो है। मैं तुझे एक बाबा के बारे में बताता हूँ जो बहुत माने हुए बाबा हैं, तो उनसे मिल और हो सकता है तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दें। वो बोला, यार कि मैं बाबा से मिला था, एक बाबा थे, उसने तो कुछ नहीं किया। दोस्त ने कहा, तू जिसके पास गया था ना वो सड़क छाप है यार, तू इनके पास जा, इनकी बहुत मान्यता है। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब कोई ऑप्शन ना हो तो सारे तरीके आपको आजमाने चाहिए, आपको हर सिचुएशन में सब कुछ ट्राई करना चाहिए। वो गया, उसने बाबा को सब बताया। हो सकता है आप मेरी बातों पर विश्वास ना करें बाबा जी, लेकिन पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कहीं भी जाके रहूं, रात में अगर सोता हूं तो उठता आगरा में हूं।
बाबा के पास भी शायद ऐसा केस पहली बार आया था। बाबा ने पूछा, ये सब चीजें कब से हो रही हैं? उसने बताया कि 3 साल तक तो मैं घर पे ही था, वहां कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब से मैं वापस आया हूँ छुट्टियों के टाइम, उसके बाद मैं कहीं भी चला जाऊं वापस आगरा में ही पहुंचता हूँ। बाबा ने पूछा, इस दौरान ऐसी कोई चीज तेरे साथ हुई हो जब तू यहाँ आया था? उसने बताया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल चल रहा था। बाबा ने कहा, थोड़ा और दिमाग पर जोर डाल बेटा, जब तक तू मुझे नहीं बताएगा मैं कुछ इलाज नहीं बता पाऊंगा। उसने थोड़ा और दिमाग पर जोर डाला, तभी उसके दिमाग में एक बात आई। बताया कि जब मैं यहाँ आया था तो मेरी एक आदत है स्मोकिंग की, तो बालकोनी में जाके ना स्मोक किया करता था। वहीं मेरे पड़ोस के घर में रहने वाली एक लड़की दिखती थी, मैं उससे बातचीत भी करता था। लेकिन बाबा, जब से मैं वापस आया हूँ तब से वो लड़की मुझे नहीं दिखाई दे रही है। बाबा ने उसकी बात सुनी और थोड़ा ध्यान लगाया और फिर बोलना शुरू किया, जिस लड़की से तुम बात करते थे ना, उसकी तो 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है। तुम जिससे बात करते हो वो उस लड़की की आत्मा थी, और अब उस आत्मा को तुम पसंद आ चुके हो और वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही है। अब तुम कहीं पर भी चले जाओ वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। इस चीज का कोई भी इलाज नहीं है। अब ये सब तुम्हारी मृत्यु पे ही जाके खत्म होगा। ये सब सुन के वो डर चुका था। बाबा से रोते हुए बोला, मुझे बचा लो बाबा, आप कुछ भी करके मुझे बचा लो। बाबा बोलते, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन एक उपाय है, करके देखते हैं, काम कर गया तो ठीक, वरना तो कुछ नहीं कर सकते। आप जो भी उपाय बताओगे मुझे करने के लिए मैं करूँगा, आप बस मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दो। बाबा ने कहा, मुझे 10 दिन का समय दे, तब तू मेरे पास आ और मैं तुझे कुछ ताबीज़ वगैरह बना के दूंगा और तुझे वो बांधने हैं। उसने कहा, ठीक है बाबा, मैं 10 दिन बाद आता हूँ। अब 10 दिन जैसे तैसे निकले और बाबा ने उसे कई सारे ताबीज़ दिए, गले के अलग, हाथों के अलग। इन सबको बांध ले और कुछ भी करना, इन ताबीज़ों को मत खोलना। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, यहाँ भारत में तो तू कहीं पे भी चला जा, ये तुझे नहीं छोड़ेगी। कोशिश करके यहाँ से बाहर चला जा, शायद तू बच जाए। इस बंदे ने यहाँ वहाँ हाथ पैर मार के यूएस में जॉब ढूंढ ली और वो चला गया। अब वहाँ गया और कंपनी ज्वाइन की, काम किया, खाना वाना खाया। रात हुई और वो पहले दिन तो सोया नहीं, लेकिन उसने सोचा कि ये टोटका काम करता है कि नहीं। अब अगले दिन वो सो गया और वो वापस से वहीं उठा। इस बार आगरा नहीं पहुंचा। अब इस बात की तसल्ली थी कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बड़ा खुश हुआ उस दिन, बहुत अच्छे से उसने काम किया, घर आया, खाना वाना खाया और थक हार के आराम से सो गया। अगले दिन उठा तो वहीं उठा, निश्चिंत हो गया था। अब मैं सेफ हूं कि जो भी बुरी आत्मा थी अब उससे पीछा छूट चुका है। लेकिन तब से आज तक कभी इंडिया नहीं गया। अगर इंडिया आया, और जाना तो घर ही है, वापस से कहीं वो आत्मा दोबारा से पीछे पड़ गई तो। पापा रिटायर हो चुके थे और मम्मी पापा को भी मैंने यहीं बुला लिया। लेकिन मेरा बहुत मन है अपने देश वापस जाने का। मुझे जाने का मन करता है, अपने लोगों को देखने का। मगर मेरे साथ जो प्रॉब्लम है, मेरे अंदर एक डर है कि अगर अब फिर से इसमें मैं फंसा तो शायद कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तो मेरे दोस्त, ये थी मेरी यूएस में ताबीज़ पहनने की कहानी। मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी अनजान शख्स से बात करने से पहले देख लो कि वो इंसान ठीक तो है ना। डायरेक्टली ऐसे किसी से बात ना करें आप। तब इसके सामने वाले बंदे ने कहा, तो मैं भी तो अनजान ही हूँ आपके लिए, आपने ये सब मुझे क्यों बताया, बिना ये जाने कि मैं कौन हूँ? ताबीज़ वाले बंदे ने बोला, मतलब? तब इस अनजान शख्स ने कहा, मतलब मैं वही हूँ जिसके बारे में तुमने ये कहानी सुनाई और मैं तुम्हें ले जाने आई हूँ। चलोगे ना मेरे साथ आगरा, अपने घर?